आज से हम लोग डॉट नेट कोर को शुरू कर रहे हैं। एस डॉट नेट एमवीसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल निकल के आ रहा होता है वो डॉट नेट कोर के हवाले से होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे डॉट नेट कोर एक्चुअल में है क्या, और हमें क्यों नीड पड़ी इस चीज़ की, जब क्योंकि हमारे पास एस पी डॉट नेट ऑलरेडी था, तो डॉट नेट कोर की हमें क्यों नीड पड़ी। और कुछ एवोल्यूशन हिस्ट्री की बात कर लेंगे, डॉट नेट कोर हम तक कैसे पहुंचा। और लास्ट के अंदर हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली तौर पे डॉट नेट के अंदर डॉट नेट कोर में फ़र्क क्या होता है। तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि डॉट नेट कोर के प्रोजेक्ट में और डॉट नेट के प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एरा चल रहा है उसमें ये होता है कि हर डेवलपर, आने वाला हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ओपन सोर्स की तरफ जो है ना ज़्यादा बात कर रहा होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं ओपन सोर्स हैं, या आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो यानी कि हर दूसरा बंदा ओपन सोर्स के ऊपर बात कर रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के पास जो प्रोडक्ट था जिसका नाम डॉट नेट है, तो वो काफ़ी पॉपुलर था। यानी कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं मार्केट के अंदर, या तो आप पीएचपी की तरफ जा रहे होते हो या फिर आप जाते हो डॉट नेट की तरफ। तो होता ये है कि डॉट नेट की तरफ आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो है ना लिमिटेशन मिलती है काफ़ी हद तक, क्योंकि डॉट नेट जो है ना एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं है। डॉट नेट जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में काम कर रहे होते हो आप। तो यानी कि अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, डॉट नेट जो कि एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर था, और या फिर आप जाएं पीएचपी की तरफ। अब पीएचपी की खासियत सिर्फ यही थी कि सारे फीचर डॉट नेट वाले थे उसके अंदर, लेकिन एक खासियत सिर्फ यहाँ पे ये थी पीएचपी की कि पीएचपी हमारे पास होता था ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स होने के बिहाफ पे सिर्फ यही एक रीजन था जिसकी वजह से लोग पीएचपी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, पीएचपी के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे एज कम्पेयर टू डॉट नेट, क्योंकि डॉट नेट के अंदर जो है ना चीजें काफी हद तक मतलब आप सोर्स कोड वहाँ पे जो है ना लिमिटेशन होती है, आप दोबारा इसको रीयूज नहीं कर सकते, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो काफी ज्यादा चीजें लिमिटेशन आ रही थी डॉट नेट के अंदर जब भी लोग जो है ना पीएचपी की तरफ स्विच कर रहे थे, क्योंकि आज का तो दौर है। क्योंकि आपको पता है सिर्फ हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेब तक ही महदूद नहीं है, हम उसको डेस्कटॉप के ऊपर भी लेके जा रहे होते हैं और मोबाइल ऐप के ऊपर भी लेके जा रहे होते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब डॉट नेट क्योंकि ओपन सोर्स नहीं था, और सेकंड चीज ये था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी था। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बना होता है। जैसे कि आपको पता है डॉट नेट जो बना हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बना हुआ था, लेकिन अगर आप बात करते हैं लिनक्स की या मैक ओएस की बात करते हैं तो वहां पर डॉट नेट का इतनी ज्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं थी। तो यही कुछ रीजन थे जिसके बिहाफ पे हम जो है ना डॉट नेट कोर को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और डॉट नेट कोर के आने का मकसद भी ये था क्योंकि आने वाला दौर आपको पता है जो क्लाउड बेस्ड दौर है। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है कि जो आपका एक मतलब एक वर्चुअल सर्वर है, वो हमें नहीं पता कि वो विंडोज पे चल रहा है, ये जरूरी भी नहीं होता कि वो विंडोज पे चल रहा हो सकता है वो लिनक्स बेस चल रहा है। और मोस्टली मतलब ये कि 70% क्लाउड जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास वो लिनक्स बेस होते हैं, क्योंकि लिनक्स आपके पास है, पता है आपको, ओपन सोर्स सिस्टम है। लेकिन डॉट नेट की बात करें तो वहाँ पे मसला आ जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती। डॉट नेट चलता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हो क्लाउड के ऊपर तो क्लाउड के ऊपर भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप क्लाउड जो परचेज करेंगे, जो बाय करेंगे, वो भी विंडोज बेस बाय करना पड़ेगा आपको, लिनक्स बेस बाय आप कर नहीं सकते। तो ये कुछ मसले मसाइल थे जिसके बिहाफ पे हम डॉट नेट को पढ़ भी रहे हैं, और डॉट नेट आने का मकसद भी यही था। तो अब कुछ अगर हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो डॉट नेट आया था, तो डॉट नेट हमारे पास 2000 के अंदर रिलीज हुआ था, यानी कि आज से काफी साल पहले, 20-22 साल पहले की बात है ये। और इसका जो वर्जन था, अनुशुद्ध बात है, 1.0 वर्जन लॉन्च हुआ था 2000 के अंदर। तो जब ये नई चीज लॉन्च हुई डेवलपमेंट के अंदर जो है ना काफी मतलब लोगों ने इसको सराहा, काफी इसको जो है ना पसंद किया। डॉट नेट की हम बात कर रहे हैं सन 2000 के अंदर, क्योंकि सन 2000 से लेकर 2016 आगे देखो मेंशन भी हुआ है, 2016 तक जो है डॉट नेट ही चलता हुआ आ रहा था। यानी कि 16 सालों तक डॉट नेट ने मार्केट में डोमिनेट किया है डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर, वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर। लेकिन बस वही एक इशू आ रहा था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का इशू आ रहा था, दूसरा इशू ये था ओपन सोर्स का इशू था। ये दो फीचर इसमें अवेलेबल नहीं थे। तो 2016 आते आते उनको रियलाइज हुआ माइक्रोसॉफ्ट को कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है हमारे पास वो ओपन सोर्स की तरफ जा रही है। तो क्यों ना हम भी जो है ना अपने प्रोजेक्ट को, अपनी टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दें। तो अब दो ऑप्शन थे इनके पास, या तो ये करते कि डॉट नेट को ही ओपन सोर्स कर देते। ये इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर नहीं गया, इन्होंने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा दी जिसका नाम क्या रखा गया, डॉट नेट कोर रखा गया। तो दोनों में मेजर फर्क क्या हो गया कि डॉट नेट जो है वो डिपेंडेंट है अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और वो वही है, वहाँ पे वही सारे फीचर है पुराने वाले। लेकिन डॉट नेट कोर नाम से एक नई चीज लेके आ गया मार्केट के अंदर जिसमें वही सारे फीचर थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज वहाँ पे ये थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं था। आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी भी कह सकते हो। और सेकंड चीज ये थी कि वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, यानी कि उसको आपको मजीद रीयूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कोड को, जो है ना किसी को भेजना है, तो वो सारे काम आप इजीली कर सकते हो विदाउट एनी मतलब ना कोई इशू नहीं आ रहा होता वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा रन करने के लिए डॉट नेट कोर को जो है ना, जाहिर सी बात है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप इसको लिनक्स के ऊपर, मैक के ऊपर, जहां चाहे आप जो है ना रन कर सकते हैं।
अब ओपन सोर्स एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, यानी कि ओपन सोर्स अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे पास है तो ओपन सोर्स की मीनिंग क्या होगी हमारे पास। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, अब जरूरी नहीं है वो डॉट नेट कोर हो, पीएचपी की बात करते हैं आप तो वो भी एक ओपन सोर्स ही प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो इसमें ये होता है कि आप का जो कोड होता है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप इजीली कर सकते हैं, यानी कि कोड को आपने बनाया और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डॉट नेट कोर के कोड के अंदर आप खुद से चेंजेस कर सकते हो। आपको लगता है कि ये फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप इनको रिपोर्ट करके ये अपने हिसाब से फीचर आप ऐड भी करवा सकते हो। अगर आपका जो है ना रिपोर्टिंग इस नौयत की होगी, उनको लगेगा वाकई बग है, कोई ड्रॉप है क्या इनके वर्जन के अंदर, तो आने वाले वर्जन के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाएगा आपके कोड के बिहाफ पे। यानी कि आपको अगर इतना नोहा हो, इतनी नॉलेज है कि भाई ये ऐसा होना नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो आप यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन, आपका मतलब ये कि जो भी डेवलपर है दुनिया भर में वो अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो डॉट नेट कोर भी उन्हीं में से एक है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी काफी बढ़ जाती है। अब डॉट नेट जो है नॉर्मल वाला हमारे पास, तो उसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लोज इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे जो डेवलपर है वो लिमिटेड अंदाज में होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, अपने उनके इंजीनियर्स हैं वही डॉट नेट के वर्जन लेके आ रहे होते हैं। लेकिन डॉट नेट कोर में क्या है कि दुनिया भर से कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुनिया भर के डेवलपर आके उस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, कोई इसमें कमी है, कोई बग है, तो उसको फाइंड आउट करके सॉल्व कर रहे होते हैं। एक तो ये बड़ा फायदा है डॉट किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का। और दूसरा फायदा ये होता है कि कोड को हम जो है इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नाम से। तो अगर डॉट नेट कोर के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाया मैंने और डॉट नेट कोर को मैं अपने नाम से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा तो मेरे को कोई भी मतलब जो है इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। और ओपन सोर्स की जो भी होती है मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डॉट नेट की बात करें, डॉट नेट में काफी चीजें फ्री है, लेकिन फिर भी ये कि अगर आप डिप्लॉय करते हो चीजों को या किसी एंटरप्राइज लेवल पे बात करते हो तो वहां पे आपको फिर भी पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं डॉट नेट की, कुछ मतलब फीचर ऐसे हैं जिसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। लेकिन डॉट नेट कोर कम्प्लीटली फ्री है। इसमें यह कि आप काफी जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव हो रहे होते हो, आपके जो है ना कॉस्टिंग भी काफी यहाँ पे रिड्यूस हो रही होती है। अब मेन फीचर है क्या डॉट नेट कोर के हमारे पास, तो पहला फीचर तो ये हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप इसको लिनक्स के ऊपर, मैक के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे जो है ना आप रन करवा सकते हो। दूसरा ये कि फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। फास्ट का मतलब ये है कि आप ओपन सोर्स है, तो ये है कि आप प्लेटफॉर्म से हट गए हो, जरूरी नहीं कि आप विंडोज पे रहते हुए काम करो, आप लिनक्स के ऊपर, मैक के ऊपर, आप डिफरेंट जगहों पे लोग काम कर रहे होंगे, तो ये है कि डेवलपमेंट जो है ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी डॉट नेट कोर के अंदर। और लास्ट के अंदर आपको एक चीज पता होगी, डॉट नेट के अंदर जब भी आप वर्क करते हो विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे हो, तो विजुअल स्टूडियो सेल्फ जो है ना एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसका कम्युनिटी वर्जन यूज करेंगे तब तो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन कम्युनिटी वर्जन के अंदर काफी लिमिटेशन है हमारे पास, हम हर काम नहीं कर सकते उसमें। हर काम करने के लिए हमें एंटरप्राइज या फिर हमें प्रोफेशनल जो है सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। वो सेल्फ एक पेड सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हमें पे करना है। यानी कि डॉट नेट इन शॉर्ट एक मतलब कॉस्ट, मतलब जो है कॉस्टली हमारे पास एक टेक्नोलॉजी निकल के आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है, डॉट विजुअल स्टूडियो तो यूज कर सकते हो आप, लेकिन साथ साथ यू कैन यूज विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है सिंपल सा सॉफ्टवेयर, आपको पता है फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जो है ना वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो बैठ के, इसमें कोई भी मतलब हाई एंड सॉफ्टवेयर भी नहीं है इतना, मतलब आपके पीसी के ऊपर लोड भी नहीं डाल रहा होता है ये। तो आप इसके अंदर भी डॉट नेट कोड को यूज करवा सकते हो। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही होती है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें हमें एसपी डॉट नेट पे हम वर्क कर सकते हैं, वेब फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि ये तो खैर अब नहीं चलते मार्केट में, लेकिन आप चाहो तो एसपी डॉट नेट वेब फॉर्म बना सकते हो। एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करवा सकते हो इसके अंदर। वेब एपीआई बना सकते हो आप, या डब्ल्यूपीएफ या डब्ल्यूसीएफ सर्विसेज होती है ये आप क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ये हमारी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी विंडोज पे चल रही होती है, जैसे आपका सबलाइन या एमएस ऑफिस जो कि विंडोज पे डायरेक्ट रन हो रहा होता है। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर या इस किस्म की सर्विसेज को आप डॉट नेट के अंदर इजीली बना सकते हो। ठीक है, नहीं काफी ज्यादा इसमें है कि यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने की जो डोमेन है वो काफी ज्यादा है डॉट नेट के अंदर। लेकिन अगर आप बात करते हैं डॉट नेट कोर की, तो डॉट नेट कोर क्योंकि अभी जाहिर सी बात है न्यू चीज है बिल्कुल, तो इसमें आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। या तो आप इसमें एसपी डॉट नेट कोर एमवीसी इंप्लीमेंट कर सकते हो जो कि वेब बेस के ऊपर अप्लाई होगी, या फिर आखिर के अंदर यूनिवर्सल विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी जो ऐप स्टोर होते हैं, विंडोज का जो ऐप स्टोर होता है, तो उसकी एप्लीकेशन की हम बात करें कि यानी कि ऐसे यूनिवर्सली ऐप बना सकते हो जो कि आपके इसमें बेसिकली जैमरिन भी निकल के आ रहा होता है। जैमरिन एक लाइब्रेरी है जिसके आप ऐप बनाओगे, तो वो ऐप आपकी जो है एंड्रॉइड के ऊपर, आईओएस के ऊपर, विंडोज के ऊपर हर जगह चल रही है ऐप। तो यानी कि जहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात आ रही होती है तो वहाँ पे कोर को यूज कर रहा होता है। बाकी ऊपर जो हमने सर्विसेज का जिक्र किया, ये सारी की सारी सर्विसेज डिपेंड कर रही है विंडोज की हद तक, लिनक्स के ऊपर, मैक के ऊपर नहीं चलेंगी सारी सर्विस। तो ये थोड़ा फर्क आ गया हमारे पास। उसके अलावा डिफरेंट भी लिखा हुआ हमारे पास, डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहो तो इजीली कर सकते हो कि इसमें से कौन सा पुराना फ्रेमवर्क है, कौन सा नया फ्रेमवर्क है। डॉट नेट जो है ओपन सोर्स नहीं है, और हालांकि डॉट नेट कोर जो है ओपन सोर्स है। और डॉट नेट की बात करें तो ये सिर्फ विंडोज के लिए बना था, और डॉट नेट कोर जो बना है वो विंडोज, लिनक्स, मैक के लिए, सबके लिए बना हुआ है। और एएसपी और एएसपी डॉट नेट की अगर बात करो आप, तो इसमें भी ये कि एएसपी डॉट नेट जो है टारगेट करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, लेकिन एएसपी डॉट नेट कोर से टारगेट करता है कोर फ्रेमवर्क को। और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें कि एएसपी डॉट नेट में कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं, तो वही सारे कंपोनेंट जो कि अभी हमने ऊपर जिक्र किया, वेब एपीआई, एएसपी डॉट नेट, वेब फॉर्म्स वगैरह हमें मिल रहे होते हैं।
डॉटनेट के अंदर, एएसपी डॉटनेट के अंदर। लेकिन अगर आप बात करें डॉटनेट कोर की, तो यहाँ पे हमारे को जो है ना इतने सारे फीचर नहीं मिलते, सिर्फ हमें एमवीसी का फीचर मिल रहा होता है और वेब एपीआई का फीचर मिलता है, और लास्ट में यूनिवर्सल विंडोज एप्लीकेशन होती है उसके फीचर मिल रहे होते हैं। तो यानी एक नई चीज है, तो इतने फीचर अभी इतने अवेलेबल है नहीं, लेकिन आने वाला दौर इसी का ही है, क्योंकि हर कोई जो है ना इसी की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, पीएचपी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पीएचपी को यूज करने का सिर्फ रीजन यही था कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म था और वहां पे जो है ना चीजें फ्रीली अवेलेबल थी। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसी को देखा कि पीएचपी इसलिए यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी चीज को भी वैसे बना दें, ताकि पीएचपी का जो है डोमिनेशन मार्केट में कम हो। लेकिन स्टिल पीएचपी अपनी जगह डोमिनेट कर रहा है और ये चीज अपनी जगह है। लेकिन अगर आप इस चीज को मतलब सोचोगे कि आने वाला दौर किस चीज का है, तो अंडरस्टूड बात है, हर कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, हर कोई क्लाउड की तरफ जा रहा है। अब क्लाउड पे चीजें होती हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रही होती हैं। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछोगे तो उसका जवाब यही, डॉटनेट कोर, आप इसके अंदर ही फ्यूचर बनाओ अपना, इसको ही सीखो। काफी सारी चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे डॉटनेट में मिल रही थी, बस कुछ चीजें अलग है यहाँ पे जो कि हम देख रहे होंगे और आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डॉटनेट, एएसपी डॉटनेट जो है काफी टाइम से, काफी सालों से मार्केट में यूज हो रहा था फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन और वेब सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने यही सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को जो है ना ओपन सोर्स कर दें। तो ओपन सोर्स करने के लिए उन्होंने ये किया कि डॉटनेट कोर के नाम से एक अलग ही वर्जन इसका निकाल दिया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब डॉटनेट का जो आने वाला वर्जन था 4.6 के बाद 4.7 आता या 5 जो आता, तो उसमें वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी को ऐड कर देते या फिर ओपन सोर्स कर देते, नहीं ऐसा नहीं किया। उन्होंने डॉटनेट कोर को अलग से निकाला और डॉटनेट का जो नॉर्मल वर्जन है वो अलग से चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट। तो ये कि आप जो है ना इजीली किसी भी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर सकते हो जिसमें आप कंपेटेबल हो, जिसमें आप सूटेबल हो। लेकिन ये कि एक चीज इसमें ये है कि अगर आपने कोड लिखा हुआ है डॉटनेट नॉर्मल वाले के अंदर, तो ये कि काफी हद तक जो आपको चीजें जो है ना सेम ही मिल रही होंगी डॉटनेट कोड की, क्योंकि यार सी बात है एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो काफी हद तक आपको जो कॉन्सेप्ट है और जो फीचर है वो सिमिलर ही मिल रहे होंगे दोनों जगह पे। ये एक पॉइंट है इसका। और इसके अलावा ये है कि काफी लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल एक नई चीज है, तो बिल्कुल नई चीज भी नहीं डॉटनेट को, तो काफी हद तक चीजें हैं ना डॉटनेट से ही इवॉल्व होकर यहाँ पे आ रही है। क्योंकि ऐसी बात है, समझ लो उसका एक अपग्रेड वर्जन आया है डॉटनेट का, तो चीजें काफी हद तक पुरानी वाली फॉलो की जा रही होंगी। और डॉटनेट कोर की अगर हम बात करें तो ये ओपन सोर्स है, क्लाउड ऑप्टिमाइज है हमारे पास, और इसका यूज है नॉर्मली विंडोज के ऊपर, लिनक्स मैक के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम कर रहे होते हैं इसका। और इसमें ये कि आप सिंगल आपकी एप्लीकेशन बनेगी, एमवीसी बेस के फीचर भी उसमें ऐड होंगे और एपीआई के फीचर भी ऐड होंगे। तो यानी कि ये है कि आपको एपीआई के लिए अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, इसके अंदर आप जो है इजीली एमवीसी बेस एप्लीकेशन बना सकते हो अपनी, और एप्लीकेशन की एपीआई बना सकते हो। आपको पता है हर एक जो एप्लीकेशन होती है हमारी उसकी एपीआई बनती है। अपने व्हाट्सएप में होगा जूम की एपीआई या व्हाट्सएप की एपीआई, तो हर जो ऐप होता है हमारा उसकी एपीआई भी होती है। अब एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन का छोटा सा पार्ट यूज कर सको। एपीआई जस्ट लाइक गेटवे है, व्हाट्सएप की एपीआई व्हाट्सएप का गेटवे जिसके थ्रू व्हाट्सएप के सिस्टम से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने फॉर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जैसे कि एक हमारे पास होता है रेडिट, होता है रेडिट एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के ऊपर, जिसके थ्रू जो है ना आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपने कोई अपना ब्लॉग बनाया और उसके अपने ब्लॉग के अंदर रेडिट की एपीआई को इंटीग्रेट कर दिया, तो इससे होगा ये कि आपके ब्लॉग के अंदर रेडिट के जो पोस्ट है वो फेच होकर आपके पास आ रहे होंगे, यानी कि आपने किसी और के सॉफ्टवेयर को बाकायदा अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दिया। तो किसी और के सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ मिलाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एक गेटवे है, एक पाइपलाइन है जिसको आप कह रहे होते हैं एपीआई। तो एपीआई हम बनाना सीखेंगे भी अपने आने वाले क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे वही बात करें कि एपीआई को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। डॉटनेट एमवीसी भी बना सकते हैं, एमवीसी मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन, और उसकी एपीआई यानी उससे गेट भी बना सकते हो। तो यही सब बातें हैं जो कि हमने डॉटनेट के इंट्रोडक्शन के हवाले से जानी। अब ये कि कुछ प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको सीखना चाहोगे तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सबको पता ही होंगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लास्ट वाला पढ़ो, विजुअल स्टूडियो 2017। यानी कि अगर आप डॉटनेट कोर में बात करते हैं ना बेटा, तो 2017 का जो वर्जन है इसका विजुअल स्टूडियो का, वो आप यूज करें, उससे ऊपर का जो 19 वर्जन है वो यूज कर लें। तो मैं तो फिलहाल 19 यूज करूंगा, लेकिन इससे पहले का कोई वर्जन आपके पास 2012 है या 2000 है, कोई भी पुराना वर्जन है, तो उसमें डॉटनेट कोर की सपोर्ट नहीं होती। डॉटनेट कोर के लिए आपको अपग्रेड वर्जन चाहिए, क्योंकि कनेक्ट बात है ना बेटा, डॉटनेट कोर जो आया 2016 में आया, तो 17 के वर्जन से एनेबल होगा, थोड़े 2013 में डॉटनेट कोर यूज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है। तो खैर इसमें ये कि आप स्टूडियो यूज नहीं करना चाहते तो आप जो ना स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो। उसमें ये कि आप उसमें ये कि आपको हर चीज खुद लिखनी पड़ रही होगी, फिर ये है कि यहाँ पे थोड़ी चीजें हमें सिस्टम प्रोवाइड करके दे रहा होता है। तो बहरहाल हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ और एक्चुअल में देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर रहे होंगे डॉटनेट कोर के। तो स्टूडियो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, तो आप एक चीज कर लें, यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लें, सी शार्प को सेलेक्ट कर लो और
प्लेटफॉर्म ऑल सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि आप विंडोज के लिए तो नहीं बना रहे, हम कोर में तो ये होता है कि हर प्लेटफॉर्म के लिए बनना होता है, और वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपके सामने देखो यहाँ पे ना डॉटनेट भी आ रहा होगा, जो नॉर्मल डॉटनेट है हमारे पास, देख सकते हैं आप, इस पे डॉटनेट वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे देखो मेंशन हुआ है सी शार्प लैंग्वेज है, जो कि विंडोज पे चलेगा, क्लाउड पे चलेगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट होगी। तो ये तो हमारी नॉर्मल डॉटनेट हो गई। लेकिन अगर आप बात करें कोर की, तो कोर में देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है लिनक्स के लिए भी है कंपेटेबल है, मैक के लिए भी, विंडोज के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, यानी हर चीज के लिए कंपेटेबल है। अब इसके भी अलग अलग वर्जन है, डॉटनेट कोर एमटी है, डॉटनेट कोर वेब एपीआई है, डॉटनेट कोर वेब ऐप है। ठीक है, तो हमें तो खैर सब यूज नहीं करना, क्योंकि एपीआई यूज करेंगे तो ये क्या करेगा हमारे लिए, जो एपीआई बनाने के जो बेसिक टेम्पलेटिंग होती है वो क्रिएट करके हमें दे देगा, जो कि अभी हमें फिलहाल नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं हर चीज खुद से मिले। और सेम वेब ऐप करेंगे तो यहाँ पे जो एमवीसी के फीचर है, जो रेजर पेजेस हैं, वो इसमें ऐड करके दे देगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज करूंगा एम्प्टी, जिसमें लिखा हुआ दिस टेम्पलेट डज नॉट हैव कंटेंट इन इट, यानी कि इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, हमें इसमें जो है ना बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट मिलेगा, जो कि हम यही यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं नाम दे रहा हूँ इसको फर्स्ट। और ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर लें, सोल्यूशन का नाम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा कि आप क्योंकि डॉटनेट कोर में वर्क कर रहे हैं, डॉटनेट कोर के मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट वर्जन आ रहा है 2016 के अंदर वो आया था 1.0, लेकिन अभी जो करंट वर्जन चल रहा है हमारे पास डॉटनेट का, तो अगर आप ड्रॉप डाउन पे देखो तो 5.0 करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 2.1 भी मार्केट में अवेलेबल है, और 3.1 भी मार्केट में अवेलेबल वर्जन है, लेकिन इसके ऊपर भी एप्लीकेशन चल रही है, और आगे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब ये कि वर्जन अभी मतलब डिस्कार्ड नहीं हो रही, अभी कंटिन्यू है, इसके सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करके दे रहा है। तो आप 2 पे बना सकते हो, 1 पे बना, 1 तो खैर अवेलेबल नहीं है, 2, 3, 5 पे वर्क कर सकते हो। 5 क्योंकि टेस्टिंग के अंदर है अभी, तो 5 के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप 3 या 2 पे भी काम करें तो बेटर रहेगा, 2, 3 में काम करें तो वो बेटर रहेगा। चल तीनों रहे हमारे पास, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारे पास जब अवेलेबल है 2 और 3 के हवाले से है। 5 करंट वर्जन है, तो कुछ स्टेबिलिटी के बाद और कुछ टेस्टिंग के बाद ये भी मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से रिलीज तो हो गया है, लेकिन टेस्टिंग फेज के अंदर चल रहा होता है ये। तो मैं फिलहाल के लिए 2 की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा आपको इन तीनों वर्जन के अंदर, सिर्फ ये होगा कि चीजें थोड़ी बहुत चेंज जाएंगी, राउटिंग का थोड़ा बहुत फर्क मिल जाएगा आपको हो सकता है, और कुछ चीजें जो है ना आपकी जो रूल 2 में है वो 3 में थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहे हो, और 5 में अलग तरीके से काम कर रहे हो। तो फिलहाल के लिए हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, आने वाले क्लासेस के अंदर हम इसके 3 वर्जन और 5 वर्जन के ऊपर ही बात कर लेंगे। उसके बाद आप करें इसको क्रिएट, तो ये कुछ ही देर में हमारे लिए डॉटनेट कोर का जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे देगा। तो ये आपके सामने इसने डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले हम इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन आगे समझने से पहले एक चीज आप नोट कर लोगे, वो ये है कि डिपेंडेंसीज का एक यहाँ पे फोल्डर था। इस फोल्डर में थोड़ी देर पहले अभी एक येलो कलर का आइकन नजर आ रहा था, अगर आपने नोटिस किया हो, तो वो आइकन होता है लोडिंग के हवाले से। वो आइकन होता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी बैकग्राउंड में चल रही है। जब तक वो आइकन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोड वेट करें, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट ना करें, करेंगे भी तो वो लोडिंग आपको टाइम लगाएगा। ठीक है, समटाइम ये 10 to 15 मिनट्स भी लगा लेता है। जब तक ये आइकन खत्म ना हो, जैसे कि आपके सामने मैंने तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हुए, तो मेरे पास ये कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जो एप्लीकेशन लोगे तो आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ जाए। और ये सारा काम करता है इंटरनेट के थ्रू, जो बैकएंड पे डिपेंडेंसीज होती हैं, जो नेम स्पेसिस होते हैं, उसको ऐड कर रहा होता है डिपेंडेंसीज के अंदर। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो किस पैकेजेस में आएंगे। ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि इसने ऐड कर दिए, एनालाइजर में आओगे तो ये कुछ एनालाइजिंग के पैकेज ऐड कर दिए। तो जब तक प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं होते, इनके साथ येलो कलर का आइकन आ रहा होता है, इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट अभी आपका रन होने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, एक चीज तो ये कि हमने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट लिया था ना, तो हमें कुछ ज्यादा चीजें अवेलेबल मिली नहीं है। हम शुरुआत करेंगे डिपेंडेंसी, तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे इसके जो लाइब्रेरीज होती हैं और जो उसके रेफरेंसेस हैं, डिपेंडेंसीज जो भी होंगी वो यहाँ पे ऐड हो रही होती हैं। अगर आप कोई नई चीज को ऐड करोगे, फॉर सपोज आपने एंटिटी को ऐड किया या एंगुलर को, रिएक्ट को ऐड किया, तो उनकी डिपेंडेंसी भी यहीं पर ऐड करेगा ये। अच्छा, उसके अलावा प्रॉपर्टीज का एक फोल्डर है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट के अंदर लॉन्च सेटिंग की एक फाइल होती है, जिसको आप डबल क्लिक करके अगर ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टोर होती है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन से सर्वर पे रन हो रही है, कौन सी पोर्ट यूज कर रही है। ठीक है, और जो आपका जो बेसिकली वेब सर्वर है वो कौन सा यूज हो रहा है। तो ये समझ लो इन शॉर्ट आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको टच ना करें। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट है ना रन होने के काबिल नहीं रहेगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपने मिसमैच कर दी,
कॉन्फ़िगरेशन आपकी मिस हो गई यहाँ से, तो प्रोजेक्ट आपका रन नहीं हो रहा होगा। तो इसको फिर हम इसके ऊपर हम सारा बात भी नहीं करेंगे। इसके अलावा एक फोल्डर हमारे पास www रूट का फोल्डर है। इसके अंदर हमारी जो है ना जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, जैसे लाइक बुक शेप हो गई, हमारी एंगुलर हो गई, थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो ऐड हो रही होती है, जो कि अभी फिलहाल ऐड नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है हमारा ये। इसको जब हम ऐड करेंगे अपनी बुकस्ट्रैप वगैरह को तो यहीं पर ही कर देंगे। बुकस्ट्रैप को ऐड करने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है, ये किसी भी स्टैटिक फाइल को ऐड करने का तरीका इसमें अलग है एज कम्पेयर टू डॉट नेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो फाइल्स अवेलेबल है, दोनों की दोनों सी शार्प की फाइल है, program.cs और startup.cs। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, जब आप सी शार्प में वर्क करते थे, कंसोल बेस एप्लीकेशन में आपने वर्क किया होगा सी शार्प के अंदर, तो वहां पे हमें एक फाइल मिलती थी, program.cs की फाइल मिलती थी। उसमें एक मेन मेथड होता और उस मेन मेथड में हमारा एंट्री पॉइंट होता था जहां से हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू कर रहे होते थे। तो ये तकरीबन वही फाइल है, program.cs में आप इंटर करें ये वाली फाइल, ठीक है। तो इस program.cs के अंदर आप नोट करें, आपको एक क्लास नजर आ रही है जिसका नाम प्रोग्राम है, क्योंकि आपको पता है जिस नाम से फाइल होती है उसी नाम से सी शार्प के अंदर क्लास क्रिएट होके मिल रही होती है हमारे को। और इसके अंदर मेन मेथड होता है, आपको पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वही मेथड है जो कि सी शार्प के अंदर हम बना रहे होते हैं। ये पूरा वही मेथड है, यानी कि ये हमारा क्या है, अगर सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हमारा क्या है, इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्योंकि हमारी जो हमने जो पढ़ा अभी तक सी शार्प के अंदर वो ये है कि हमारी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती है, तो उसमें से जो प्रोग्राम फाइल होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, और उस प्रोग्राम फाइल के अंदर भी जो मेन मेथड होता है वो एंट्री पॉइंट होता है हमारा, कि यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो रही होती है। अब इस मेन में लिखा हुआ क्या है, इस मेन में लिखा हुआ है कि जैसे आप मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास क्रिएट वेब हाउस बिल्डर का एक मेथड है जिसको आप पहले बिल्ड करेंगे और देन रन करेंगे। दो अलग अलग टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, बिल्ड एंड रन, दो अलग अलग फीचर यूज हो रहे हैं किसी एक ही मेथड के, जिसका नाम है क्रिएट वेब हाउस बिल्डर। यानी कि जैसे हम एंट्री पॉइंट पे एंटर होंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट वेब हाउस बिल्डर का मेथड पहले बिल्ड किया जाएगा, उसके बाद रन किया जाएगा। बिल्ड का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है, बिल्ड का मतलब होता है उसको कन्वर्ट कर देना, कंपाइलर को सेंड कर देना, यानी कि उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। तो ये कहलाता है प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। ये हम डॉट नेट में भी करते थे, प्रोजेक्ट कुछ भी हमने वहाँ पे डायग्रामेटिकली ऐड करी चीजों को तो बिल्ड करवाते रहे। बिल्ड का मतलब ये कि कोई नई चीज ऐड हुई है तो कंपाइलर को बता दो उसके बारे में, कि कंपाइलर समझ जाए, और बिल्ड के बाद रन होगा प्रोजेक्ट हमारा। तो दोनों फीचर हमारे क्रिएट वेब हाउस बिल्डर के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। अब क्रिएट वेब हाउस बिल्डर क्या है, ये भी एक सेल्फ एक मेथड है, आपके सामने नीचे लिखा हुआ है इसके, पब्लिक स्टैटिक क्रिएट वेब हाउस बिल्डर। और एक चीज नोट करा होगा, ये स्टैटिक मेथड है, यही रीजन है कि हमने यहाँ पे मेथड जब कॉल किया तो उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मैंने कॉल कर लिया, क्योंकि पता है आपको स्टैटिक मेथड जो होते हैं उनको आप कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। तो यही रीजन है यहाँ पे स्टैटिक मेथड है। अच्छा, अब ये क्रिएट वेब हाउस बिल्डर मेथड कर क्या रहा है, ये एक फाइल को टारगेट कर रहा है जिसका नाम क्या है, स्टार्टअप। यानी कि डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डिफॉल्ट बिल्डर, ये डिफॉल्ट बिल्डर बना रहा है। और किसको बिल्डर बना रहा है, यूज स्टार्टअप, और कौन सी फाइल को स्टार्टअप में लेके आ रहा है, स्टार्टअप फाइल को। अब आपके सामने जस्ट इस प्रोग्राम के नीचे एक फाइल अवेलेबल है स्टार्टअप के नाम से, यानी कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो रही है प्रोग्राम फाइल से, वहां से हम जा रहे हैं मेन मेथड में। मेन मेथड हमें टारगेट कर रहा है किसको, क्रिएट वेब हाउस बिल्डर को, और क्रिएट वेब हाउस बिल्डर हमें हमारे को टारगेट करके दे रहा है स्टार्टअप फाइल को। अब चलते हैं स्टार्टअप में, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप में क्या, स्टार्टअप फाइल है, ठीक है, स्टार्टअप क्लास बनी हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक हमारे पास एक मेथड है ऐप डॉट रन करके, और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास राइट असिंग हेलो वर्ल्ड। तो ये वो लाइन ऑफ कोड है जो कि हम अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोग्राम पे। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड जो है ना एग्जीक्यूट होके हमें डिस्प्ले पे मिल रहा होगा। एक दफा दिखा दो एग्जीक्यूशन करके, फिर आपको मजीद समझाता हूँ कि इसमें ये एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो वहाँ पे आपको बटन नजर आ रहा होगा IIS एक्सप्रेस, ये सर्वर है इसका जिसके ऊपर ये एग्जीक्यूशन चल रही है प्रोग्राम की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये किसी ब्राउजर को, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, उसको लॉन्च कर देगा। और ये आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये पोर्ट बता दिया जिस पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी, और कुछ ही दौरान ही हमारे को आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। और ये आउटपुट जो है ना काफी हद तक वैसा लग रहा है जैसे हमने कंसोल पे देखा था, हेलो वर्ल्ड जो नजर आता है कंसोल डॉट रीड लाइन जो आता था वहां पे हेलो वर्ल्ड वैसे ही लग रहा है, कहीं से भी वेब एप्लीकेशन नहीं लग रही, ये लग रही है कंसोल एप्लीकेशन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि कहीं ना कहीं हद तक जो है ना बेसिकली ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ये प्योर सी शार्प लिखी है हमारी। अब इस प्योर सी शार्प को आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में मॉडिफाई कर दो। वेब बेस बनाना चाह रहे हो तो वेब बेस बना लो, यानी कि एमवीसी के जो फीचर है, यानी कि वेब पे जो फीचर है, मॉडल बनाना, व्यूज बनाना, वो इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते, आपको इनेबल करवाने पड़ता है, क्योंकि हमने एमटी प्रोजेक्ट लिया ना बेटा, तो एमटी के अंदर एमवीसी के फीचर इसमें अभी ऐड होकर नहीं मिल रहे। इसमें ये अभी जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है ये कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये प्योर सी शार्प प्रोजेक्ट है, जो कि रन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ ब्राउजर पर हो रहा है खाली, इतना फर्क है। और रनिंग का जो हमारा फ्लो है वो कैसा है कि हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल के अंदर, यहाँ से हम टारगेट करेंगे मेन मेथड को, जो कि हमें टारगेट करके दे रहा होगा क्रिएट वेब हाउस बिल्डर,
और क्रिएट वेब बिल्डर हमारे को लिंक क्या करेगा, स्टार्टअप फाइल को टारगेट करेगा, और स्टार्टअप फाइल में हमारे पास एक मेथड है ऐप करके, और इसको हम रन करवा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है राइट असिंग, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ से वो डेटा रिसीव हो रहा है। लेकिन हमें इस तरीके से आउटपुट नहीं चाहिए, हमें तो बाकायदा कंट्रोलर चाहिए, फिर व्यूज चाहिए होते हैं, क्योंकि हम एमवीसी को एनेबल करेंगे। अब एमवीसी को एनेबल करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं एमवीसी है क्या। तो अगर आपको एमवीसी यूज करनी है ASP.NET कोर के साथ, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। एमवीसी क्या होती है। एमवीसी आपको पता है 3 बेसिक कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है, जिसमें हमारे पास मॉडल होता है जिसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं, और जो कि डेटाबेस के हवाले से होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, बिजनेस लॉजिक रिगार्डिंग डेटाबेस, डेटाबेस के हवाले से जो भी लॉजिक होती है हम मॉडल में लिखे होते हैं। व्यू जो होता है हमारा, वो प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है, यानी कि ये हमारे पास जो है जो यूआई हमारी डिजाइनिंग है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और कंट्रोलर हमारी बिजनेस लॉजिक है, यानी कि ये हमारी एक्चुअल सी शार्प की प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे हम मॉडल को और व्यू को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि मॉडल का डेटा उठा के व्यू तक लेके आना, व्यू का डेटा उठा के मॉडल तक वापस लेके जाना। तो अच्छा, इसमें हम क्या कर होते हैं, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी कि हर एक कोड को, हर एक लाइन ऑफ कोड को डिफरेंट फाइल से अलग अलग कर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ वर्क ऑन इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द सिस्टम इज इन आइसोलेशन, यानी कि ये कि हर एक फाइल यहाँ पे, चाहे वो व्यू की फाइल हो, चाहे वो मॉडल की फाइल हो, चाहे वो आपकी सी शार्प की फाइल हो, हर एक फाइल यहाँ पे इंडिविजुअल होती है और डिफरेंट से अलग होती है वो। और इसका फायदा ये है कि आप इसको रीयूज कर सकते हो इजीली, सिस्टम को आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आप अगर आपके पास हर एक फाइल अलग अंदाज में रखी हुई है, व्यू अलग है, हमारे पास मॉडल अलग है और कंट्रोलर अलग है, तो हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और एक्सटेंड भी आगे कर सकते हैं। जैसे बात है, अलग अलग फाइल्स पड़ी होंगी, उसको एक्सटेंड आप इजीली कर सकते हो, और यूजर को समझना आसान हो जाता है इसके लिए कि अगर आपकी हर एक फाइल अलग अलग अंदाज में है ना, कि यूआई आपकी अलग पड़ी हुई है, डेटाबेस आपका अलग है, लॉजिक अलग है, तो यूजर इसको इजीली समझ सकता है। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल इस तरीके से होती है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो आप हो बेसिकली वो एज अ व्यू हो, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको डेटा कंज्यूम करना है, बेसिकली खाना खाना है आपको। तो आप जो बात करते हो वो बात करते हो कंट्रोलर से। कंट्रोलर यहाँ पे हमारा है वेटर। तो वेटर का काम क्या है, वो काम उसका कंट्रोलर वाला है कि एक्चुअल में जो आपका मॉडल है वो किचन में रखा हुआ है, जो आपका डेटा है, जो आपका जो डिजायरेबल खाना है वो रखा हुआ है आपका कुक के पास, जो किचन के अंदर अवेलेबल है। लेकिन डायरेक्ट आप किचन से बात नहीं करोगे, डायरेक्ट आप उस शेफ से बात नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, कंट्रोलर से, यानी कि आपके पास जो बीच का मीडियम है वो क्या है, वेटर, उसके बोलोगे कि भाई क्या मुझे खाना है, जो भी आपका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लेके जाएगा, वो आगे किचन तक वो देखेगा वहां पे ऑर्डर अवेलेबल भी है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कुछ आपने ऐसी चीज मंगवा ली जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं है डेटा आपका, तो भी यही रिक्वेस्ट लेके आएगा वापस आप तक कि भाई डेटा जो आप चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो ये कि दोनों तरफ जो कम्युनिकेशन बिल्डअप करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, कंट्रोलर करवा रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास एमवीसी को समझने के लिए, कि डायरेक्ट आप जो है ना डेटा से बात नहीं करेंगे, डेटा से आपकी कौन बात करेगा, कंट्रोलर बात कर रहा होगा। तो इसके बाद मेरे ख्याल से एमवीसी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो हम डे बाय डे इसको समझते रहेंगे क्लासेस के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं कोड की तरफ। अच्छा, बेसिक आउटपुट आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से आउटपुट मिल रहा होता है आपको, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई है कि अभी एमवीसी के जो फीचर है ना वो इसमें एनेबल नहीं है। तो एमवीसी को एनेबल करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला काम तो ये कि जो ऐप रन हो रहा है ना इसको हमें नहीं कराना, तो इसको हम कर देंगे कमेंट कंट्रोल C, ताकि मैंने जो डिफॉल्ट के तौर पर जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसकी मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको मैं कर दूंगा कमेंट। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे एमवीसी को एनेबल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट एमवीसी एनेबल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आऊंगा टॉप पे, बिल्कुल यहाँ पे एक मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगर सर्विसेज का एक मेथड है। इसमें आप जो भी सर्विसेज आप एनेबल करना चाह रहे हैं अपने कोर की प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो एमवीसी क्योंकि एक फीचर है, एक सर्विस है, तो उसको हम एनेबल करने के लिए यहीं पर ही आके लिखेंगे सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, एड एमवीसी। अच्छा, दो ऑप्शन आएंगे, एमवीसी भी आएगा, एमवीसी कोर भी आएगा, लेकिन आप एमवीसी की तरफ जाए तो यही बेस्ट है आपके लिए। तो एमवीसी, इसको लिखने के बाद क्या हो गया, आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर एमवीसी के जो फीचर्स हैं, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, आप क्रिएट कर सकते हो। आप इससे पहले आप क्रिएट नहीं कर सकते थे, तो पहले आपने काम कर लिया अपनी कोर प्रोजेक्ट के अंदर, एमवीसी के हिसाब से इसको ढाल लिया कि भाई मुझे एमवीसी चाहिए इसके अंदर। अब एमवीसी तो आ गई है, लेकिन आपको पता है कि एमवीसी में क्या होता है कि व्यू बनता है, हमारे व्यू के ऊपर आउटपुट आता है, लेकिन व्यू बनने से पहले कंट्रोलर बनता है। तो कंट्रोलर के लिए हम बनाएंगे फोल्डर कंट्रोलर्स का, जैसे कि आपको पता है डॉट में कंट्रोलर्स का फोल्डर बनने होते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्टी लिया ना प्रोजेक्ट, तो कंट्रोलर्स का फोल्डर बन के इसने बना के दिए नहीं है, लेकिन आप जाओ तो खुद से बना सकते हो। राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू फोल्डर, और यहाँ पे आके कंट्रोलर्स, और इस कंट्रोलर में आए और वही तरीका है हमारे कंट्रोलर क्रिएट करने का। राइट क्लिक करें, ऐड न्यू कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर चूज कर लें आप यहाँ से,
इसका नाम बाय डिफॉल्ट ये होम दे रहा है, होम ही सिलेक्ट कर ले, कंट्रोलर आ गया। ठीक है, नॉर्मल क्लास है हमारी कंट्रोलर, होम कंट्रोलर की, जो कि कंट्रोलर से इनहेरिट हो रही है। और यहाँ पे जो मेथड बना है हमारे पास, जो कि बेसिकली हमारा व्यू को रेंडर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो एक्शन रिजल्ट नहीं है, वो है आई एक्शन रिजल्ट। आई का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, क्लासेस होती हैं या फिर होते हैं हमारे पास इंटरफेसेस। तो अगर अगर बात करें आप डॉटनेट की, तो उसमें क्या होता था, इस तरीके से होता था काम, आई नहीं लगा होता था। तो आई का मतलब ये कि नॉर्मल क्लास है हमारे पास, एक्शन रिजल्ट। लेकिन अगर आई लगा हो तो इसका मतलब क्या, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस भी होती है, क्लास ही होती है, लेकिन ऐसी क्लास होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इसके अंदर मेथड जो होते हैं आपके वो अनकंप्लीट होते हैं। अगर आपको ऊप के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आपको आइडिया होगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मली बना सकते हो, अच्छा एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल एक्शन रिजल्ट से भी बना सकते हो अपने मेथड, और आई एक्शन रिजल्ट से भी बना सकते हो। लेकिन जो बेस्ट है, जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसके अंदर आई एक्शन रिजल्ट से ही बनाए सारे मेथड अपने। ठीक है, अच्छा अभी इंडेक्स नाम दे रहा है तो इसका बना लेते हैं व्यू, क्योंकि रिटर्न व्यू का बोल रहा है हमारे को ये। तो राइट क्लिक करते हैं, एड व्यू कर लेते हैं यहाँ से। एम्प्टी व्यू लेना है मेरे को, रिजर्व व्यू है एम्प्टी, और नाम इसका जो है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही पिक करेगा, तो इंडेक्स हम चूज कर लेते हैं और करते हैं स्क्वायर। तो ये व्यू आ गया। अच्छा, इस व्यू के अंदर हम कुछ बेसिक सी कोडिंग, यानी कि अपनी जो एचटीएमएल होती है, क्योंकि हमें पता है व्यू में एचटीएमएल हम लिख रहे होते हैं, तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एक हेडिंग आ गई है। लेकिन अभी के लिए चीज हमारे लिए इनफ नहीं कि अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दिखाऊँ आपको, तो मेरे पास ये व्यू रेंडर अभी नहीं हो रहा होगा। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमवीसी को एनेबल किया है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एमवीसी के अंदर राउटिंग होती है कि कौन सा व्यू एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा। तो वो राउटिंग को भी एनेबल यहाँ पे नहीं किया, राउटिंग के बारे में बातें नहीं करी है। तो जब आप आ गए सब लोग, कंट्रोलर क्रिएट है हमारे पास, उसका व्यू भी क्रिएट है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक एरर आ रहा है जिसका नाम है कैन नॉट बी फाउंड। और अगर आप यहाँ पे कोड से देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTP एरर कोड 404, जिसकी मीनिंग होती है कि आप किसी ऐसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे थे जो कि मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल तो ये आता है कि हमने कंट्रोल भी क्रिएट कर लिया, उसका प्रॉपर व्यू बना लिया, तो फिर हमें एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि एमबीसी के अंदर अभी आपने जो राउटिंग होती है डिफॉल्ट के तौर पे, यानी कि आपका कौन सा कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट टारगेट हो रहा होगा, तो उसका कौन सा व्यू टारगेट हो रहा होगा, वो चीज़ अभी आपने इंप्लीमेंट कहीं पे भी नहीं करी है। तो वो अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ एमबीसी कर दी तो वो चीज़ काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपको ये भी करना है कि साथ साथ बताओगी कि कौन कौन सा आपका व्यू टारगेट होगा, कौन कौन से आपके कंट्रोलर टारगेट होंगे डिफॉल्ट के तौर पर। तो भी सिंपल है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है सर। आप सिंपल जाएं, यहाँ पे अभी आपने एमबीसी को एनेबल किया है अपनी स्टार्टअप फाइल के अंदर, यहीं पर ही आएंगे आप। ठीक है, और जहाँ पे देख लो ऐप रन को आपने कमेंट किया था, ठीक है, यहीं पर ही आप आओ। और यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड होता है सिंपल सा, जिसके थ्रू आप जो है अपने जो डिफॉल्ट राउटिंग है वो ऐड कर सकते हो ऐप के थ्रू। कि ऐप क्या, अच्छा इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। ऐप मेरे पास जो है ना ये मिडल वेयर होता है, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस ऐप के थ्रू हम क्या करेंगे, यूज एमबीसी विद डिफॉल्ट राउट का एक मेथड है वो कॉल करेंगे, यूज एमबीसी विद डिफॉल्ट राउट। ये हमारे लिए क्या करेगा, जो एमबीसी के डिफॉल्ट राउट होते हैं आपको पता है वो क्या होते हैं, कि बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर उसका इंडेक्स यू। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, होम कंट्रोलर का इंडेक्स यू टारगेट कर रहा होगा, जो कि हमने बनाया भी इसी अंदाज में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे होम का अबाउट चाहिए, तो वो अलग बात है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं कि क्या ये बाय डिफॉल्ट होम और इंडेक्स को टारगेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो आपके सामने होम और इंडेक्स टारगेट हो रहा है हमारे पास। अगर आप मैन्युअली लिखोगे भी इसको कि होम कंट्रोलर और इसका इंडेक्स व्यू, तो ये आपके सामने सेम व्यू को रेंडर करा रहा होगा।
यानी कि एमवीसी भी इनेबल कर दी आपने, एमवीसी की जो राउटिंग है बाय डिफॉल्ट वाली वो भी इनेबल कर दी। तो ये आपके सामने होम कंट्रोलर भी आ गया और उसका इंडेक्स व्यू भी टारगेट होके आ गया। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल व्यूज होंगे, अबाउट व्यू है या कॉन्टेक्ट व्यू है, तो वो चीज भी सपोर्टेड है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। जैसे कि हम आते हैं होम के साथ और मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे ना। एक तो मैंने होम बना लिया, होम का इंडेक्स बना लिया। अगर मैं इसका बनाऊँ अबाउट व्यू, तो इसमें भी कोई मेरे पास इशू नहीं है, मैं यहाँ पे इजीली क्रिएट कर, कितने चाहूँ उतने व्यूज क्रिएट कर सकता हूँ। एम्प्टी व्यू उसका नाम जो है ना बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 1 बोल रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, अबाउट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव। और अबाउट के अंदर भी हम वही लाइन ऑफ कोड जो है जिसे हमने होम में लिखा था वो हम अबाउट में भी पेस्ट कर देंगे। और अब आप चाहो तो राउटिंग मैन्युअली करके, यानी कि यूआरएल के थ्रू राउटिंग करके इंडेक्स और अबाउट दोनों पे मूव कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट तो देखा आपके सामने, मैंने कोई भी राउटिंग डिफाइन नहीं करी यूआरएल में, लेकिन जो टारगेट होने वाला व्यू है वो कौन सा है, इंडेक्स का व्यू है होम का। लेकिन अगर आप अबाउट पे जाना चाहते हो तो फिर आप मैनुअली लिखोगे, स्लैश करके अबाउट लिखेंगे आप, तो अबाउट पे मूव कर गए, यानी कि राउटिंग सेट चल रही है मेरी। अच्छा, लेकिन ये कि हमें वहाँ पे एक फीचर ऐसा भी हमें फॉर सपोज चाहिए होता है कि हमें इंडेक्स को टारगेट नहीं करना, हमें फॉर सपोज से होम को भी टारगेट नहीं करना, हमें लॉगिन को टारगेट करना है। तो अभी यूज एमवीसी पे डिफॉल्ट जो यूज किया है मैंने, क्या करेगा बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर के इंडेक्स को भी टारगेट करेगा, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैनुअली राउटिंग करना अपनी, कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लॉगिन कंट्रोलर है उसका कोई इंडेक्स है उसको कॉल करना चाह रहा हूँ मैं, या मैं चाह रहा हूँ कि होम के अबाउट को टारगेट करे बाय डिफॉल्ट ये, तो फिर आपको राउटिंग मैनुअली करनी पड़ेगी। तो वो राउटिंग मैनुअली करने का तरीका वही है जो डॉटनेट की राउटिंग थी हमारी, वही करोगे आप बिल्कुल। फिर आप ये कि इस लाइन ऑफ कोड को आप करते हैं कमेंट, आप इस तरीके से फिर राउटिंग ना करें, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना हमारी। फिर आप जो है ना, जो एमवीसी की राउटिंग अगर आपने करी भी, आपको आइडिया होगा, वहां से आप कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वही सारी कोडिंग करनी है आप। तो वो कैसे करते हैं, आप इसी ऐप के थ्रू करेंगे, तो हर काम यहाँ पे ऐप के थ्रू होगा। ये स्टार्टअप फाइल में हर एक चीज को ऐप के थ्रू करोगे, क्यों करेंगे इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो यूज एमवीसी का एक फीचर ऐड करें, यूज एमवीसी, और यहाँ पे आप बनाए राउट। और यहाँ पे राउट सेट करेंगे आप, राउट डॉट मैप राउट का जो फीचर होता है हमारा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन चीजें होती हैं बेसिकली हमारी यहाँ पे। एक नेम होता है हमारा, नेम में हम लिखेंगे डिफॉल्ट सेटिंग हमारी, कॉमा ऐड करना। और अब ये कि टेम्पलेट क्या होगा, कौन सा कंट्रोलर कौन सा व्यू, टेम्पलेट। और वो होगा हमारे पास कंट्रोलर आएगा पहले तो। कंट्रोलर कौन सा हम रखना चाह रहे हैं, हम रखना चाह रहे हैं होम कंट्रोलर। ठीक है, स्लैश करना है आपको। उसके बाद एक्शन हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके अपने एक्शन को आप चेंज कर सकते हो। सिंपली आप एक्शन यहाँ पे अबाउट, पहले तो बाय डिफॉल्ट होम होता है ना, आप होम छोड़ दो, आप कर दो उसको अबाउट कर दो। और लास्ट में पता है एक आईडी का भी लगता है पैरामीटर जो कि ऑप्शनल होता है, तो अब यहाँ पे आईडी भी करके इसको ऑप्शन बना सकते हो। और ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आके इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने कर ली अपनी कस्टम राउटिंग। ठीक है, इसमें आपने लिख दिया कि भाई डिफॉल्ट राउटिंग मेरी ये चलेगी कि कंट्रोलर मेरा चलेगा होम कंट्रोलर, और एक्शन उसका चलेगा अबाउट का। बाकी आईडी इसके अंदर जो है वो ऑप्शनल होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने करी अपनी मैनुअली राउटिंग। अब इसमें हम जो है अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब जरा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट में होना ही चाहिए कि होम कंट्रोलर चलना चाहिए और उसका अबाउट का जो एक्शन है वो चलना चाहिए। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास कोई भी राउटिंग ने सेट नहीं करी ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर चल रहा है मेरा, होम कंट्रोलर का अबाउट व्यू आ रहा है। लेकिन स्टिल ये ना इंडेक्स के ऊपर मूवेबल है, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स पे नहीं जा सकते आप, इंडेक्स के ऊपर आप जा सकते हो। यानी कि ये तो डिफॉल्ट राउटिंग यूज करोगे तो डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी आपको। आपने कोई करनी है तो फिर अपनी कोड ही मैंने लिखा है, आपको नेट से मिल जाएगा कोड, तो वही कोड डॉट नेट हमें करके दे रहा होता था खुद से। तो ये वाला कोड अपने हिसाब से आप देख के अपनी राउटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये भी हमने सिर्फ राउटिंग देखी है। फिर राउटिंग का पूरा टॉपिक हमारा, आई मीन कमिंग टॉपिक जो हमारा
राउटिंग के ऊपर है कि इसमें दो किस्म की राउटिंग होती है, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है, एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। तो उसको हमें देखना है कैसे काम करती है वो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लास को हम वाइंड अप कर रहे हैं, कमिंग क्लास में आके इसके मजीद जो फीचर है उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे।